हेलो एवरीवन। ये हमारी क्लास 12th हिस्ट्री सीरीज का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, उनके शहर कैसे थे, उनका ट्रेड सिस्टम कैसा था और क्या उनके पास कोई रूलर थे या नहीं। साथ ही चैप्टर के अंत में ये भी जानेंगे कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन आखिर खत्म कैसे हो गई। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही आसान भाषा, विजुअल्स एंड एनिमेशंस की मदद से समझेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ये सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इसे दो नामों से जाना जाता है। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूरी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी। और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पन इस सिविलाइजेशन की पहली बार डिस्कवर होने वाली साइट्स थी। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। ये जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन है, इसे तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला अर्ली हड़प्पन, जिसका टाइम पीरियड है 6000 बीसीई से लेके 2600 बीसीई तक का। ये एक फॉर्मेटिव फेज था, मतलब कि सिविलाइजेशन अभी बनना स्टार्ट हुई थी। दूसरा फेज था मैच्योर हड़प्पन का, जिसका टाइम पीरियड था 2600 बीसीई से लेके 1900 बीसीई तक का। यह सबसे इम्पोर्टेंट फेज था क्योंकि इस समय पे बड़ी बड़ी प्लांट सिटी बन चुकी थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा और धौलावीरा। ये सिविलाइजेशन का वह टाइम पीरियड था जब वह अपने पीक पर थी। तीसरा फेज था लेट हड़प्पन का, जिसका टाइम पीरियड था 1900 बीसी से लेकर 1300 बीसी तक का। यह सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग फेज था। इस समय पर धीरे धीरे शहर सूने पड़ने लगे थे और ट्रेड बंद होने लगा था। तो ये तीन फेजेस थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे पॉटरी, ब्रिक्स, सील्स, बेट्स एंड कॉपर आर्टिकल्स, यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक के एरिया में मिले हैं, जैसा कि हम इस मैप में देख सकते हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी। अब समझते हैं पहला टॉपिक, बिगनिंग्स, मतलब यह सिविलाइजेशन शुरू कैसे हुई। देखिए दोस्तों, जो मैच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड है, उससे पहले भी लोग इस रीजन में रहा करते थे। उन लोगों का अपना अलग कल्चर था। वे ज्यादातर लोग खेती बाड़ी, पशुपालन और क्राफ्ट मेकिंग यानी शिल्पकारी का काम किया करते थे। यहाँ पे छोटी मोटी बिल्डिंग्स तो थी, लेकिन शहर डेवलप नहीं हुए थे और ना ही कोई ग्रैंड स्ट्रक्चर था। फिर धीरे धीरे 7000 बीसी से फार्मिंग कम्युनिटीज डेवलप होने लगी और इन फार्मिंग कम्युनिटीज से ही ग्रेजुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया। ये कोई सडन चेंज नहीं था, बल्कि स्लो डेवलपमेंट थी। इसीलिए मैच्योर हड़प्पन को अर्ली हड़प्पन का ही नेचुरल रिजल्ट कहा जाता है। और कुछ इस प्रकार हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। आइए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज, मतलब लोग अपना फूड और सर्वाइवल कैसे मैनेज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को हड़प्पन की साइट से चार्ड ग्रेन्स यानी जले हुए अनाज के रिमेन्स और सीड्स मिलते हैं, जब वे लोग हड़प्पन साइट्स की खुदाई कर रहे होते हैं। और इन्हीं चीजों की स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं कि हड़प्पन के लोग किन चीजों की खेती करते थे और क्या खाते थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बीट, बार्ली, लिंटिल्स, चिकन पी एंड सीसम मिल्ट जैसे फूड ग्रेन्स उगाया करते थे। गुजरात की साइड से आर्कियोलॉजिस्टों को मिल्ट्स के भी एविडेंसेस मिले, लेकिन राइस यानी चावल की खेती के बहुत ही कम। हड़प्पन लोग कैटल रेयरिंग भी किया करते थे, जैसे शिप्स, गोट्स, बुफेलो एंड पिग्स। ये सारी चीजें हमें पता चली यहाँ पर मिली बोन्स की स्टडी करके। ये सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले, जैसे बोर, डियर और घड़ियाल के। लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि हड़प्पन के लोग इन जंगली जानवरों का शिकार खुद करते थे या फिर किसी और से इन्हें खरीदते थे। हड़प्पन की साइड से आर्कियोलॉजिस्टों को फिश और फाउल के भी एविडेंसेस मिले।
नेक्स्ट अब ये समझते हैं ये लोग खेती कैसे करते थे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ एक सवाल उठता है कि हमें कैसे पता हड़प्पन के लोग खेती करते थे। तो देखो, आर्कियोलॉजिस्टों को हड़प्पन की खुदाई के दौरान बहुत सारी सील्स मिली जिन पर बुल्स बने हुए थे, और कुछ बुल्स के टेराकोटा स्कल्पचर भी मिले। चोलिस्तान और बनावली जो हरियाणा की साइट्स थी वहां से आर्कियोलॉजिस्टों को टेराकोटा प्लग के मॉडल्स भी मिले। कालीबंगन जो राजस्थान की साइट थी वहां से आर्कियोलॉजिस्टों को एक एक्चुअल प्लग फील्ड का एविडेंस मिला, जहां पर एक ही फील्ड पर दो अलग क्रॉप्स एक ही टाइम पे उगाई जाती थी, जो अपने आप में उस टाइम के लिए एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी। और इन्हीं चीजों से हमें ये पता चल पाया कि हड़प्पन के लोग खेती भी किया करते थे। हड़प्पन की ज्यादातर साइट सेमी एराइड रीजन में थी, मतलब जहां पर पानी बहुत कम था। इसलिए इन्हें खेती की सिंचाई के लिए अधिकतर बारिश पे डिपेंड रहना पड़ता था। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर कुछ कैनल के ट्रेसिस भी मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग नदियों का पानी कैनाल्स के थ्रू खेतों की सिंचाई के लिए ले जाते थे। धौलावीरा के अंदर बड़े वाटर रिजर्वर्स भी थे। मे भी ये लोग उसमें बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन इसका कोई क्लियर एविडेंस हमारे पास नहीं है कि ये लोग रिजर्वर्स का पानी किन कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। दोस्तों, मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर था जो अपनी प्रॉपर प्लानिंग के लिए जाना जाता है। इसे दो मेन सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, पहला सीटाडेल और दूसरा लोअर टाउन। चलिए अब इनके बीच के डिफरेंसेस को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, सीटाडेल ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते थे और लोअर टाउन नॉर्मल ग्राउंड पर। एरिया में सीटाडेल छोटे होते थे और लोअर टाउन बड़े। सीटाडेल में अमीर और एडमिनिस्ट्रेटिव लोग रहते थे, वहीं लोअर टाउन में छोटे व्यापारी और किसान जैसे लोग रहते थे। सीटाडेल में कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, जैसे वेयर हाउस और ग्रेट बाथ। लेकिन लोअर टाउन में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स नहीं थीं। साथ ही दोस्तों, सीटाडेल और लोअर टाउन दोनों ही चारों तरफ दीवार से घिरे हुए थे। इसके अलावा दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर बिल्डिंग्स बनाने के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल होता था वे सभी भी स्टैंडर्ड साइज की होती थी। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं ड्रेनेज सिस्टम। दोस्तों, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत इम्प्रेसिव था। यहाँ पर सभी घर स्ट्रीट ड्रेन से 90 डिग्री पर कनेक्टेड थे, और हर घर के पहले संप बना होता था, जिसमें पहले घर का गंदा पानी आता था, जहाँ पर सॉलिड मटेरियल सेटल हो जाता था और बचा हुआ पानी स्ट्रीट ड्रेन के अंदर चला जाता था। इससे स्ट्रीट ड्रेन ब्लॉक नहीं होती थी और सफाई करना भी आसान होता था। नेक्स्ट समझते हैं डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब हड़प्पन लोगों के घरों की बनावट कैसी होती थी। लोअर टाउन में जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थीं, इनकी कुछ खास फीचर्स थी, जैसे पहली कोर्टयार्ड। यहाँ पर ज्यादातर घर सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड बने होते थे, मतलब घर के बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने होते थे, जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं। इन कोर्टयार्ड का इस्तेमाल कुकिंग और बीबिंग जैसी एक्टिविटीज के लिए होता था, स्पेशली गर्मियों में जब रूम के अंदर काम करना मुश्किल होता था। दूसरा फीचर्स था प्राइवेसी का। इनके घरों का स्ट्रक्चर देखकर ये पता चलता है कि ये लोग प्राइवेसी पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि इनके घरों में ग्राउंड फ्लोर पर एक भी विंडो देखने को नहीं मिलती, और जो घर का मेन एंट्रेंस होता था वह भी घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था। तीसरा फीचर्स था प्राइवेट बाथरूम का। यहाँ पर सभी घरों का अपना प्राइवेट बाथरूम होता था, जिसका फर्श ईंटों से बना होता था और यह सीधा ड्रेन से कनेक्ट होता था। मोहनजोदारो के अंदर 700 बेल्स यानी कुएं के भी एविडेंस मिले। तो ये समझा हमने लोअर टाउन के अंदर घरों का क्या स्ट्रक्चर था। अब समझते हैं सीटाडेल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे। तो सीटाडेल के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे, पहला वेयर हाउस और दूसरा ग्रेट बाथ। वेयर हाउस एक मैसिव ब्रिक्स स्ट्रक्चर था जिसका इस्तेमाल शायद गुड्स को स्टोर करने के लिए किया जाता था। ग्रेट बाथ एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था एक कोर्टयार्ड में, जो चारों तरफ कॉरिडोर से घिरा हुआ था। इसके नॉर्थ और साउथ में स्टेप्स बने हुए थे टैंक में उतरने के लिए। यह टैंक वाटर टाइट था, जिसे बनाने के लिए जिप्सम मोटार का यूज हुआ था। इस ग्रेट बाथ के टैंक का पानी एक ह्यूज ड्रेन में जाता था,
सिटाडेल के पास ही एक और छोटी बिल्डिंग थी जिसके अंदर 8 और ऐसे बाथरूम्स थे। स्कॉलर्स का मानना है कि हड़प्पन्स के लोग इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किसी स्पेशल रिचुअल बाथिंग के लिए करते होंगे, क्योंकि ये ग्रेट बाथ सिटाडेल पर मिले जहां पर पब्लिक बिल्डिंग्स थी, जो सजेस्ट करता है कि ये सिर्फ तालाब नहीं बल्कि कुछ स्पेशल था। आई होप ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस को। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, क्या हड़प्पन सोसाइटी में भी सोशल इनिक्वालिटी थी? तो सोसाइटी के सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए आर्कियोलॉजिस्टों ने दो तरीकों का यूज किया। नंबर वन, बरियल्स। क्या आप सभी को इजिप्ट के पिरामिड्स याद हैं? वहाँ किंग्स के साथ गोल्ड, ज्वेलरी, सर्वेंट सब कुछ बरी किया जाता था, जो एक मैसिव शो ऑफ वेल्थ था, जिसे देखकर आसानी से पता चल जाता था कि बरियल्स आम आदमी का है या फिर किंग का। लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था। यहाँ पे डेड बॉडी को जनरली पिट्स में दफनाया जाता था, जिसमें कुछ पिट्स ब्रिक लाइंड थे और कुछ नहीं, जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं। यही थोड़ी सोशल डिफरेंस दिखता है, लेकिन बहुत कम। कुछ ग्रेव्स में पोट्री और ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जिसे देखकर ये पता चलता है कि हड़प्पन्स के लोग शायद आफ्टर लाइफ में विश्वास करते थे। कुछ जगह मैन और वीमेन दोनों के बरियल्स में ज्वेलरी और तांबे के शीशे भी मिले हैं। मिड 1980s के हड़प्पा की खुदाई के समय एक मेल स्कल के पास 3 सेल रिंग, एक जैस्पर बीड और हंड्रेड्स ऑफ माइक्रो बीड्स भी मिले हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हड़प्पन्स के लोग प्रीशियस चीजों को डेड के साथ बरी नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हड़प्पन्स के लोग पुअर थे, बल्कि शायद उनकी बिलीफ्स अलग थी। नेक्स्ट समझते हैं लग्जरीज वर्सेस यूटिलिटेरियंस ऑब्जेक्ट्स को। बरियल्स के अलावा लग्जरीज और यूटिलिटेरियंस ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो हमें समाज के अंदर सोशल डिफरेंसेस को समझने में मदद करती हैं। जैसे पहले समझते हैं यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स को। यूटिलिटेरियंस ऑब्जेक्ट का मतलब है वह चीज जो डेली यूज की है और कॉमन मटेरियल की बनी हो, जैसे चक्की, पॉटरी और नीडल्स। लग्जरी ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वह चीजें जो रेयर हों, कॉस्टली मटेरियल से बनी हो या फिर कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी से, वे सभी लग्जरी ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। जैसे फियांस के छोटे पॉट्स। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे ये फियांस क्या होता है? तो दोस्तों, फियांस एक तरह का अधिक चमकने वाला बर्तन होता था जिसे ग्राउंड सन, कलर और गम का यूज करके बनाया जाता था, जैसा आज के समय हम चीनी मिट्टी के बर्तन देखते हैं। खुदाई के दौरान रेयर चीजें जैसे गोल्ड ज्वेलरी और फियांस पोर्ट ये सिर्फ बड़े सिटीज जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिलते हैं, छोटे सेटलमेंट्स जैसे कालीबंगन में नहीं। जिससे ये पता चलता है कि बड़े शहर ज्यादा वेल्थी थे या ज्यादा पावरफुल लोग वहां रहते थे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन को। हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफी एडवांस क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, और सबसे अमेजिंग बात, कुछ एंटायर सेटलमेंट सिर्फ एक या दो क्राफ्ट्स के लिए डेडिकेटेड थे, जैसे मोहनजोदारो और चन्नूदारो। चन्नूदारो मोहनजोदारो के कंपेयर में एक छोटी सेटलमेंट्स थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी क्राफ्ट प्रोडक्शन के काम होते थे। यहाँ वीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग जैसे काम होते थे। बीड्स मेकिंग के लिए यहाँ पर अलग अलग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कार्नेलियंस यानी रेड स्टोन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सेल, फियांस और टेराकोटा। इन सभी मटेरियल्स का यूज होता था बीड्स यानी मोती बनाने के लिए। इन बीड्स के शेप भी बहुत से प्रकार के होते थे, जैसे डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, बैरल और सेगमेंटेड, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई साइट्स प्रोडक्शन की सेंटर होती थी। तो इसका सिंपल सा जवाब है बेस्ड मटेरियल को देखकर। जैसे अगर सेल कट की जा रही है तो सेल के पीसीस बेस्ड में मिलेंगे, और अगर बीट्स बन रहे थे तो अनफिनिश बीट्स मिलेंगे। तो इन्हीं चीजों को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट लोग ये पता लगा लेते थे कि कौन सी साइट क्राफ्ट प्रोडक्शन की सेंटर होती थी।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्रिक्योरिंग मटेरियल्स को। मतलब हड़प्पन के लोग रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे। देखो, क्ले यानी मिट्टी तो लोकली मिलती थी, लेकिन स्टोन, मेटल और टिम्बर ये एलुवियल प्लेन पर नहीं मिलती थी। तो इन रॉ मटेरियल्स के लिए हड़प्पन ने सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ स्ट्रेटजिक सेटलमेंट्स बनाए, जैसे नागेश्वर और बालाकोट कोस्ट के पास सेल के लिए, अफगानिस्तान के अंदर सोर्तगुई को लेपिस लेजुली के लिए, लोथल को कार्नेलियन के लिए और राजस्थान और गुजरात को मेटल के लिए। सेटलमेंट्स बनाने के साथ साथ कुछ जगहों पर ये लोग अपने आदमी भी भेजते थे रॉ मटेरियल लाने के लिए, जैसे खेतरी से कॉपर और साउथ इंडिया में से गोल्ड के लिए। तो अभी हमने समझा हड़प्पन के सब कॉन्टिनेंटल ट्रेड को। अब समझते हैं हड़प्पन के इंटरनेशनल ट्रेड को। हड़प्पन लोग सब कॉन्टिनेंट के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड किया करते थे, जैसे ये ओमान से कॉपर ले आते थे। लेकिन अब आप सभी के दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता यह कॉपर ओमान से ही लाए गए थे। तो इसका प्रूफ है केमिकल एनालिसिस। जब साइंटिस्टों ने ओमानी कॉपर और हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को टेस्ट किया, तब उन्हें दोनों में निकल के ट्रेसिस मिले, जिसका साफ मतलब था कि यह कॉपर एक ही जगह का है। और ओमान के साइट्स पर हड़प्पन जार्स भी मिले, जिससे यह बात कंफर्म होती है कि हड़प्पन और ओमान के लोग आपस में ट्रेड किया करते थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट जिसके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था, उसमें एक रीजन का नाम मेंशन है जिसका नाम है मगान, जहां से मेसोपोटामिया में कॉपर आता था। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का ये मानना है कि यह जगह शायद ओमानी रही होगी। दूसरी जगह मेलुआ मेंशन थी, जहां से मेसोपोटामिया में कार्नेलियन, लापिस लाजुली, कॉपर, गोल्ड और वुड आता था। मेसोपोटामिया के अंदर सील्स पर बने शिप्स और बोट्स के डिपिक्शन भी मिले हैं, जिसे हड़प्पन लोग दूर के व्यापार के लिए यूज करते थे। और इनके टेक्स्ट में मेलुआ को लैंड ऑफ सी फेयर्स यानी नाविकों का देश भी कहा गया है, जिससे मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स का यह बिलीव है कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट के अंदर जो जगह मेलुआ मेंशन है वह शायद हड़प्पा ही रही होगी। आई होप यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं सील्स, स्क्रिप्ट और बेट्स को। नंबर 1, सील्स और सीलिंग्स क्या थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में सील्स और सीलिंग्स का यूज दूर दूर तक संदेश और सामान को सेफली भेजने के लिए किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी व्यापारी को एक शहर से दूसरे शहर सामान से भरा बैग भेजना है, तो सबसे पहले उस बैग के मुंह को रस्सी से बांधा जाता था, फिर उस गांठ पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी। इसके बाद उस मिट्टी पर सील दबाई जाती थी, जिससे उस पर एक खास निशान बन जाता था। जब वह बैग दूसरी जगह पहुंचता था और मिट्टी की मोहर सही सलामत रहती थी, तो इसका मतलब होता था कि रास्ते में किसी ने बैग को खोला या छेड़ा नहीं है। इस मोहर से यह भी पता चल जाता था कि सामान किस व्यक्ति ने भेजा है। अब समझते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट को। हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स पर अक्सर एक लाइन में कुछ चिन्ह या लिखावट मिलती है। शायद यह सील के मालिक का नाम या उसकी पोस्ट को बताता है। हड़प्पा से हमें जितनी भी सील्स मिली, उन पर अक्सर किसी जानवर की इमेज बनी होती थी, जैसे बैल या फिर एक सींग वाला जानवर। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि यह इमेज उन लोगों के लिए भी अर्थ बताते थे जो पढ़ नहीं सकते थे। हड़प्पा की जो लिखावट थी उसे आज भी पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे एक रहस्यमयी स्क्रिप्ट माना जाता है। हड़प्पन स्क्रिप्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे ज्यादातर लिखावट छोटी होती थी और जो सबसे लंबी स्क्रिप्ट थी उसमें लगभग 26 चिन्ह मिले हैं, और कुल मिलाकर इस लिपि में लगभग 375 से 400 अलग अलग चिन्ह हैं। इस वजह से स्कॉलर्स का मानना है कि यह अल्फाबेट वाली भाषा नहीं है, क्योंकि अल्फाबेट में चिन्ह बहुत कम होते हैं। स्कॉलर्स को यह भी पता चला कि ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखा करते थे, क्योंकि सील्स में राइट की साइड ज्यादा जगह थी और लेफ्ट की साइड कम। जैसे लिखने वाले ने राइट साइड से स्टार्ट कर कर जगह खत्म होने तक लिखा हो। यह स्क्रिप्ट हमें बहुत से चीजों पर लिखी मिली, जैसे सील्स, तांबे के औजार, घड़ों के किनारे, तांबे और मिट्टी की छोटी पट्टियां और गहनों पर, जिससे यह पता चलता है शायद उस समय काफी लोग पढ़ना लिखना जानते थे। अब समझते हैं नेक्स्ट बीट्स यानी तौलने की व्यवस्था को।
हड़प्पन सिविलाइजेशन में व्यापार के लिए एक स्टैंडर्ड वेट सिस्टम का यूज होता था। सामानों को तौलने के लिए जो वेट्स होते थे वह अक्सर चाट पत्थरों के बनाए जाते थे, जिनका आकार अक्सर क्यूब जैसा होता था, लेकिन इन पर कोई निशान नहीं होता था। यह वजन दो प्रकार के होते थे, छोटे जैसे 1, 2, 4, 8, 16 और 32, और दूसरे बड़े वजन जैसे 160, 200, 320 और 640। शायद छोटे बेड्स का इस्तेमाल गहने और मोतियों को तौलने के लिए होता होगा और बड़े बेड्स का इस्तेमाल अनाज तौलने के लिए। आर्कियोलॉजिस्टों को मेटल का तराजू भी मिला है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पन्स के लोग उस समय पर स्टैंडर्ड तरीके से व्यापार करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोहनजोदारो से लेकर लोथल तक के एरिया में खुदाई के दौरान एक ही जैसे बेड्स पाए गए हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि जरूर हड़प्पा में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, एंशियंट अथॉरिटी मतलब रूलर कौन था। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आज भी क्लियर नहीं है। यदि हड़प्पा से मिलने वाले एविडेंसेस को देखा जाए, जैसे एक स्टैंडर्ड साइज का ब्रिक्स पूरे सिविलाइजेशन में, प्लांट सेटलमेंट और ड्रेनेज सिस्टम, लेबर का मोबिलाइजेशन मैसिव स्केल पर, और पूरे सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्म बीट सिस्टम का होना, यह सभी चीजें इसी तरफ इशारा करती हैं कि जरूर हड़प्पा में कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी रही होगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम यह है कि पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला पैलेस और किंग्स का। मोहनजोदारो में एक लार्ज बिल्डिंग मिली जिसे आर्कियोलॉजिस्टों ने पैलेस कहा, लेकिन यहाँ से कोई स्पेक्टिकुलर फाइंड्स नहीं मिले, जैसे गोल्ड और वेपन जो यूजुअली रूलर्स के साथ होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को एक स्टोन स्टैचू मिला जिसे उन्होंने प्रिस्ट किंग कहा, लेकिन रियल में कोई एविडेंस नहीं मिला कि वह सच में राजा था। इस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। जैसे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर्स नहीं थे, वहां पर सभी लोग इक्वल थे। वहीं कुछ का कहना है मल्टीपल रूलर्स थे, और कुछ का मानना है पूरा हड़प्पा एक सिंगल स्टेट था। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। लगभग 1800 बीसी के आसपास ऐसा एविडेंस मिलता है कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्यादातर साइट जैसे चोलिस्तान को लोगों ने छोड़ दिया था। उसी समय ये लोग कुछ नए सेटलमेंट्स की तरफ बढ़ने लगे थे, जैसे गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो कुछ हड़प्पन साइट्स 1900 बीसी के बाद भी ऑक्यूपाइड रही, मतलब 1900 बीसी के बाद भी लोग वहां रहते थे, तो वहां के मटेरियल कल्चर में बदलाव दिखने लगा। और जो सिविलाइजेशन के खास आर्टिफैक्ट्स थे, जैसे बेड्स, सील्स और स्पेशल बीट्स, वह भी धीरे धीरे गायब हो गए। साथ ही राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी खत्म हो गए। अब पहले की तुलना में बहुत कम चीजें बन रही थी। इन सबसे पता चलता है कि लोगों की लाइफ अब ज्यादा रूलर हो गई थी, जिसे हिस्ट्रियंस लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स कहते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इतना बड़ा चेंज क्यों हुआ, इसके लिए कई सारे एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, जैसे क्लाइमेट का चेंज होना, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा बाढ़ आना, और नदी का अपना रास्ता चेंज करना या सूख जाना। लेकिन ये रीजन्स कुछ सेटलमेंट्स को तो समझा सकते हैं, शायद इन रीजन्स के कारण वह खत्म हो गई हों, लेकिन पूरे सिविलाइजेशन का कोलैप्स होना नहीं। ऐसा लगता है कोई यूनिफाइंग एलिमेंट, मतलब कि जो पूरे हड़प्पा को एक साथ मिलाकर रखता था, वह खत्म हो गया था। इसका एविडेंस यह है कि सील्स, स्क्रिप्ट, डिस्टिंक्टिव बीट्स और पोटरी का गायब होना। और इस तरह से धीरे धीरे पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज खत्म हो गईं। इसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट को नए सिटीज बनाने के लिए लगभग 1000 साल से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। और इसी के साथ हमारा यह टॉपिक हो गया कंप्लीट। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब इस सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गई और उसके शहर बर्बाद हो गए, तो धीरे धीरे लोग उन शहरों के बारे में पूरी तरह भूल गए। कई हजार साल बाद जब लोग फिर से उन इलाकों में रहने लगे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि यहाँ पहले एक बड़ी सिविलाइजेशन थी। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों को कभी बाढ़ आने से, कभी मिट्टी कटने से, या खेत जोतते समय जमीन से कुछ अजीब सी पुरानी चीजें मिलती थी।
लेकिन लोगों को समझ नहीं आता था कि ये क्या है। फिर 19th सेंचुरी में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने चीजों को जानने के लिए खुदाई शुरू की। अलेक्जेंडर कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर उन जगहों पर था जिनका जिक्र पुराने रिकॉर्ड्स या ट्रैवलर्स की किताबों में मिलता था। इसलिए जब हड़प्पा से सील्स और आर्टिफैक्ट्स मिले, तब भी वे नहीं समझ पाए कि ये बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के हैं। इसी कारण शुरू में हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहचान नहीं हो पाई। 20th सेंचुरी की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने हड़प्पा में खुदाई करते समय कुछ सील्स खोजी। ये सील्स जमीन के उन लेयर्स में मिली जो अर्ली हिस्टिक पीरियड से भी ज़्यादा पुरानी थी। तब आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में आने लगा यह बहुत पुरानी सिविलाइजेशन के एविडेंस हैं। इसी समय एक और आर्कियोलॉजिस्ट रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदारो में भी ऐसी सील्स मिली। इससे स्कॉलर्स ने यह पता लगाया हड़प्पा और मोहनजोदारो एक ही सिविलाइजेशन के हिस्सा थे। फिर 1924 में जॉन मार्शल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बनते हैं। फिर उन्होंने दुनिया को बताया कि इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन मिली है। बाद में मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सील्स मिलने से यह पता चला कि यह सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के ही समय की है। 1944 में जब आर.ई.एम. व्हीलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने, तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल खुदाई के तरीके को चेंज किया। उन्होंने आर्कियोलॉजिस्टों को बताया कि हमें मिट्टी की परत के हिसाब से खुदाई करनी चाहिए, ना कि सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन में। क्योंकि वे पहले आर्मी में ब्रिगेडियर थे, इसलिए उन्होंने आर्कियोलॉजी में भी मिलिट्री जैसी सटीकता लाई। बाद में जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के ज्यादातर बड़े साइट्स पाकिस्तान में चले गए। इससे इंडिया के आर्कियोलॉजिस्टों ने इंडिया में नए हड़प्पन साइट ढूंढने की कोशिश की, और इसी प्रयास में उन्हें कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और धौलावीरा जैसे इंपॉर्टेंट साइट्स मिले। और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर हो गया कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको चैप्टर का नोट चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप सभी को इस चैप्टर के आर्टिफैक्ट्स रियल लाइफ में देखने हैं, तो आप दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में जा सकते हैं, जो क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है। आप सभी से मेरा एक और सजेशन है, जैसा कि आप सभी का इस साल बोर्ड है, तो आप वीडियो देखने के साथ साथ बुक रीडिंग भी जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।